क्या मोदी सरकार में बड़ा धमाका होने वाला है? क्या जिस तरीके से 2021 में रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े नामों को चुटकियों में केंद्र सरकार से हटा दिया गया था, उसी तरह से इस बार भी बड़े विकेट गिरने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कड़ा फैसला लेने वाले हैं? मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने की रेस में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम भी रेस में चल रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार का बहुप्रतीक्षित फेरबदल कब होने वाला है, कौन सरकार में शामिल होने वाला है और कौन बाहर हो सकता है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद क्या सच में अब सरकार भी पूरी तरीके से संगठन के नक्शे कदम पर चलते हुए युवा होने जा रही है? आज इस पूरे वीडियो में इन सब पहलुओं पे हम बात करेंगे। इस बार नए चेहरे, सामाजिक समीकरण और चुनावी राज्यों को साधने की तैयारी है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों का भविष्य तय होगा। जब से सियासी गलियारे में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ये जो बजट सेशन खत्म होने वाला है, इसके बाद कैबिनेट का बड़ा फेरबदल हो सकता है, तब से मंत्रियों की धुकधुकी, जो दिल की धड़कनें हैं, वो बढ़ी हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही ये बजट सेशन खत्म होगा, इसके तुरंत बाद ये हो सकता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि जब जून में 10 जून को सरकार बनी थी, जब जून में मोदी सरकार के 2 साल पूरे होंगे, तो मुझे लगता है कि उसके आसपास मोदी जी कैबिनेट का अपना विस्तार कर सकते हैं, कुछ मंत्रियों को हटा सकते हैं, नए मंत्रियों को ला सकते हैं। लेकिन इस बार का जो फोकस है, आखिर विस्तार का फार्मूला क्या होगा? दरअसल सरकार का, प्रधानमंत्री का फोकस है अगले 20 से 25 साल की लीडरशिप तैयार करने का। इसी कड़ी में उन्होंने 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया संगठन का। अब बारी सरकार में सर्जरी की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में विवादों में फंसे 2 हाई प्रोफाइल मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। उनके नाम काफी चर्चा में रहे, उनके नाम नहीं चर्चा में रहे, लेकिन उनके विभाग के काम चर्चा में रहे। 2 बड़े मुद्दों पर सरकार फंसती दिखाई दी। अब चूंकि मैं नाम मंत्रियों का नहीं लूंगा, नहीं तो उनके समर्थकों को लग सकता है कि मैं जानबूझ के टारगेट कर रहा हूं। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। एक पत्रकारिता धर्म के तहत मुझे सरकार में क्या कुछ होने वाला है, इसका संकेत करने का भी हक है। अब सवाल उठता है कि फार्मूला क्या होगा मंत्रियों को हटाने का। देखिए, जो मंत्रालय का टारगेट पूरा नहीं कर पाए वह हटेंगे। जिनकी पब्लिक इमेज कमजोर हुई है, पब्लिक परसेप्शन जिनका कमजोर हुआ है, या जो संगठन और सरकार दोनों के लिए जिनका चेहरा अब असरदार नहीं रहा है, या जिन्हें सरकार से कहीं ज्यादा संगठन में इस्तेमाल करने की पार्टी को जरूरत महसूस होती हो, तो इस आधार पे कुछ चेहरों को सरकार से उन चेहरों की छुट्टी हो सकती है। अब बात यह है कि सबसे दिलचस्प बात है कि कौन नया मंत्री बनने वाला है। देखिए, नया मंत्री बनाए जाने के लिए मोदी जी ने क्राइटेरिया तय कर रखा है। संगठन में अच्छा काम, सरकार की भविष्य की जरूरत, चुनावी राज्यों को प्रतिनिधित्व, जाति और क्षेत्रीय संतुलन। इस बार सबसे बड़ा फोकस रहेगा उन राज्यों पर जहां लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव मोदी जी को जीतना है। तो ऐसे में वो ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्यों के से चेहरों को ज्यादा तो यहां केंद्र सरकार में एडजस्ट करने की कोशिश है। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल सहित टॉप 10 के जो राज्य हैं, जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, वहां से सबसे ज्यादा चेहरों को मौका मिलेगा। जो आने वाला जो फेरबदल है, 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी इसी फेरबदल के साथ शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर किन चेहरों को मौका मिल सकता है। वो कौन से भाग्यशाली चेहरे हैं जिनकी मुराद पूरी होने वाली है मोदी सरकार में मंत्री बनने की। नंबर 1 नाम है त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब, जो कि त्रिपुरा से ही लोकसभा के सांसद हैं। पहले राज्यसभा के सांसद थे। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पार्टी ने लगातार जिम्मेदारियां दी। पहले राज्यसभा सांसद बनाया, फिर हरियाणा का इनको इंचार्ज बनाया। हरियाणा इन्होंने जीत के दिखा दिया, पार्टी की झोली में हरियाणा की सीट डाल दी। इसके अलावा एक मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, वो हटाए गए थे जब दंगा फसाद हुआ था। हालांकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि कोर्ट के एक निर्णय की वजह से वो सब घटनाएं हुई थी। अब चूंकि मुख्यमंत्री की इनकी कुर्सी गई है, तो इनको कंपनसेट किया जाएगा, क्षतिपूर्ति किया जाएगा। इनको राज्यसभा के रास्ते केंद्र में सेट करने की तैयारी है, ये मेरे सूत्रों का ऐसा कहना है। तमिलनाडु से के अन्नामलाई
को केंद्र में लाया जा सकता है, क्योंकि जब अन्ना मलाई को हटाया गया था प्रदेश अध्यक्ष पद से, क्योंकि एआईडीएमके जो एनडीए के सहयोगी उसने कहा था कि जब तक अन्ना मलाई हटेंगे नहीं, क्योंकि हमारी उनसे पड़ती नहीं है, तब तक हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो यहां से गृह मंत्री अमित शाह गए थे तमिलनाडु, उन्होंने अन्ना मलाई से वादा किया था कि हम आपको केंद्र में सेट करेंगे। अब ये एक सरकार या संगठन किसी में भी जगह मिल सकती है, लेकिन मेरे सूत्रों का कहना है कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा ओडिशा से 2 चेहरे दावेदार हैं, एक लोकसभा सांसद संबित पात्रा, दूसरे बैजयंत जय पांडा। संबित को पार्टी भविष्य के लिए तैयार कर रही है। पहले वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, टीवी पाते थे, लेकिन अब पार्टी उनको संगठनात्मक कामों में लगातार जो है लगा करके उनके अनुभव को बढ़ा रही है। इस वक्त संबित पात्रा नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं सभी की कमान उनके पास है, उनके सारे संगठन की जिम्मेदारी वो देख रहे हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। एक और चौंकाने वाला नाम हो सकता है, राजस्थान से एक मंत्री का विकेट गिरने वाला है। बदले में वसुंधरा राजे के बेटे जो कई बार के सांसद हैं राजस्थान के झालावाड़ सीट से, दुष्यंत सिंह को इस बार मौका मिल सकता है, क्योंकि 2023 के चुनाव में पार्टी उनसे वादा की थी वसुंधरा राजे से कि आप पार्टी का समर्थन करिए, कोई ऐसा काम आप बगावत पे मत उतरिए, अगर पार्टी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाती है बदले में आपके बेटे दुष्यंत को मौका मिल सकता है। तो वो तो जब 2024 की जब सरकार बनी तो उस वक्त वो वादा केंद्र नेतृत्व पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब सूत्रों का कहना है जो आने वाला विस्तार है उसमें दुष्यंत को मौका मिल सकता है। बिहार से किसी राजपूत को इस बार जो है सरकार में मौका नहीं मिला है। पहले राधा मोहन सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार किसी राजपूत की एंट्री नहीं हुई है। ऐसे में बिहार के राजपूतों में नाराजगी है, क्योंकि 2029 का जब लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को समीकरण साधना होगा। तो देखिए, जो राजीव प्रताप रूडी एक लोकसभा सांसद हैं, एक जनार्दन सिग्रीवाल है, लेकिन चूंकि राजीव प्रताप रूडी एक बार मंत्री बन के हटाए जा चुके हैं तो मुझे लगता है कि जनार्दन सिग्रीवाल को बिहार से राजपूत चेहरे के तौर पर सरकार में जगह मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि संसदीय नियमों और यूपी की भी बात कर लेते हैं। यूपी से किसी ब्राह्मण या वैश्य चेहरे को मोदी सरकार में शामिल किया जा सकता है, मोदी सरकार में मौका मिल सकता है। अगर हम देखें कि आखिर कितने मंत्रियों की गुंजाइश है, तो अभी 9 मंत्रियों की गुंजाइश है। प्रधानमंत्री मोदी ने 78 मंत्रियों के साथ, अगर देखा जाए तो जो दूसरा उनका कार्यकाल था, 78 मंत्रियों के साथ उन्होंने सरकार चलाया था। अगर इस हिसाब से देखें तो अभी भी 6 चेहरों की गुंजाइश बनती है। कुल मिलाकर के जैसे 15% जो टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा सांसदों की, उसके 15% अधिकतम आप मंत्री बना सकते हैं। 543 के हिसाब से अगर 15% देखें तो करीब 81 मंत्रियों के पद जो है हो सकते हैं, क्योंकि 72 के साथ मोदी जी ने 10 जून 2024 को शपथ ली थी। उस हिसाब से देखा जाए तो करीब 9 मंत्रियों की गुंजाइश बनती है। अब ये देखते हैं क्या और मोदी सरकार क्या ज्यादा युवा होगी। आप देखेंगे 2014 में जब मोदी सरकार जो मंत्रियों की औसत आयु आप देखेंगे तो उस वक्त 62 साल थी। फिर 2019 में और युवा चेहरे शामिल हुए तो औसत आयु घट के 60 साल हो गई, और 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो उसकी औसत आयु और कम होकर 58 साल हो गई। इससे साफ संकेत मिलता है कि लगातार हर कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपेक्षाकृत युवा चेहरों को शामिल कर रहे हैं, जिससे सरकार की औसत आयु कम होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर जो विस्तार होगा इससे और चेहरे और सरकार युवा हो सकती है। अभी इस वक्त 35 से 50 साल की उम्र के 17 मंत्री हैं सरकार में, 51 से 70 साल में 47 मंत्री हैं। सबसे युवा मंत्री हैं के राम मोहन नायडू, जो कि टीडीपी कोटे से हैं, वो करीब 35-36 साल के हैं। और सबसे बुजुर्ग मंत्री इस वक्त जो 80 साल के करीब हैं, जीतन राम मांझी, जो बिहार से आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या इस बार बड़े चेहरे हटेंगे। तो आपको थोड़ा सा इतिहास देखने की जरूरत है। 2019 में जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल हुआ था तो 2021 में मोदी सरकार का फेरबदल हुआ था। तो उस समय रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर थे और प्रकाश जावड़ेकर जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, दोनों बड़े चेहरों का विकेट गिर गया था, क्योंकि ये दोनों चेहरे उस वक्त पब्लिक परसेप्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही कि इस तरीके से क्या इस बार भी बड़े नामों पे गाज गिर सकती है, और यही इस फेरबदल को सबसे बड़ा सियासी सरप्राइज बना सकता है। एक और चीज है कि इस वक्त करीब 12 से 14 ऐसे मंत्री हैं जिनको एक से अधिक बड़े बड़े मंत्रालय जिनको मिले हैं, क्योंकि मंत्रियों की संख्या कम है। तो ऐसे में जब नए मंत्री आएंगे तो जो 2 या 2 से अधिक मंत्रालय चला रहे हैं तो उनके कंधे का भार कम हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि सभी मंत्रियों से जो जिनके पास 2 मंत्रालय या उससे अधिक हैं, उनका जो है उनसे 1-1, 2-2 लेकर के अन्य नए मंत्रियों को दिया जाएगा, ताकि सरकार स्मूथली जो है चलता रहे। क्योंकि बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो कई मंत्रालयों के बोझ से दबे हुए हैं।
देखिए, फेरबदल का जो है मुख्य आधार ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रि परिषद को अपने कार्यकुशल बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा उसकी जो है जो कैपेसिटी है वो बढ़े। नए जब चेहरे आते हैं तो थोड़ा सा जो है एक जोश बढ़ता है। नए चेहरे नए जोश के साथ काम करते हैं। पुराने चेहरे थोड़े से रेस्ट जोन में चले जाते हैं, उन्हें लगता है सब ऐसे ही चलता रहता है। अब जो है फेरबदल इसलिए भी जरूरी है कि इससे प्रधानमंत्री एक सियासी संदेश भी देने में सफल होंगे। दरअसल देखिए, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की तुलना में दूसरे में बड़े परिवर्तन हुए थे, लेकिन तीसरे कार्यकाल में पार्टी 240 पर अटक गई। तो गठबंधन की सरकार यानी मिलीजुली सरकार, जदयू और टीडीपी के साथ मिलीजुली सरकार चलाने को मजबूर होना पड़ा। इसलिए तीसरे कार्यकाल में कोई बड़ा बदलाव चेहरों में नहीं दिखा, ज्यादातर पुराने चेहरे ही रिपीट हुए। माना गया कि गठबंधन की मजबूरियों के कारण पुराने सभी चेहरों को रिपीट किया गया। जबकि दूसरे कार्यकाल में वर्ष 2021 में बड़ा फेरबदल हुआ था। तब मैंने जैसा पहले कहा कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे मंत्रियों की छुट्टी हो गई थी। तो ऐसे में अब जो है ये जो तीसरा कार्यकाल है, क्योंकि इससे भाजपा की भविष्य की राजनीति भी टिकी हुई है। जो प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का जो फेरबदल करेंगे उसमें भविष्य की रणनीति भी छुपी होगी। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी बड़े फेरबदल से, बड़े विकेट गिरा करके क्या बड़ा संदेश दे सकते हैं? जैसे कुछ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हो गया, आदिवासी अल्पसंख्यक मंत्रालय हो गया, इसमें से कुछ चेहरों, इसमें इनके यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो बदले जा सकते हैं। ऐसी सूचनाएं सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये मोदी सरकार का जो संदेश साफ है कि अब जो सरकार है वो सिर्फ चलानी नहीं है, बल्कि भविष्य भी तैयार करना है। क्योंकि सरकार तो चल ही रही है, लेकिन भविष्य का जो ब्लूप्रिंट है वो पेश करना। पहले 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाकर के पार्टी ने संगठन का हुलिया परिवर्तन करने की कोशिश की। अब सरकार में भी कुछ ऐसे मैसेज दिए जाएंगे जिससे भाजपा की आने वाली 20 से 25 साल की राजनीति के संकेत मिलेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, क्या इस बार बड़े बड़े मंत्री हटेंगे और क्या सच में मोदी सरकार और युवा होने जा रही है? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। नमस्कार।